माँ भारती को प्रणाम है और हमारे सभी सहयोगी छात्र छात्राएं और हमारे मित्रगण, हमारे अग्रज, हमारे संरक्षक, सभी लोगों को यथोचित प्रणाम आशीष। आज हमने विषय चुना है छायावाद युग। द्विवेदी युग के बाद युग का एक युगांतर प्रस्तुत हुआ जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। छायावाद का वास्तविक अर्थ तो हमने काव्य के व्याख्यान में समझा ही दिया है, लेकिन प्रसंगानुकूल पुनः मैं बताना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आध्यात्म के क्षेत्र में जो रहस्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में छायावाद कहलाता है। अर्थात हम ईश्वर, परमात्मा, आध्यात्मिकता, दर्शन आदि विचारों को हम अपने ईश्वर से जोड़ते हैं तो उसे हम रहस्यवाद कहते हैं। और साहित्य में भी जब यही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह रहस्यवाद जब ग्रहण किया जाने लगा, विद्वानों, कवियों और लेखकों के द्वारा इस शैली को अपनाया जाने लगा, तो इसे हम छायावाद नाम दिया गया। अर्थात इन रचनाओं में, काव्य की रचनाओं में, गद्य की रचनाओं में, विचारों के प्रांजलता में कहीं न कहीं हमारे उस पार ब्रह्म परमेश्वर की अलौकिक सत्ता का दर्शन होने लगता है। ये दर्शन ही मानो छाया मात्र है। ऐसा लगता है इस साहित्य को अध्ययन करने से कि ईश्वर की छाया हमारे साथ है, आगे पीछे है, चल रही है, आभास होता रहता है। चाहे वह प्रसाद का महाकाव्य हो, चाहे निराला का हो, चाहे महादेवी वर्मा का हो, माखनलाल चतुर्वेदी का हो, सब में एक अद्भुत दिव्यालोक के प्रदर्शन होते हैं, इसलिए इसे हम छायावाद कहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं गद्य साहित्य पर। जिस तरह से छायावाद में काव्य साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर रहा, उसी प्रकार द्विवेदी जी के काल में जो गद्य परिष्कृत हुआ, परिष्ठित हुआ, शुद्ध हुआ, प्रांजल हुआ, वही गद्य पुनः छायावाद युग में ऐसा नहीं हुआ कि वह अवनत की ओर गया। वह द्विवेदी युग की, भारतीय युग में जन्म हुआ गद्य का, द्विवेदी युग में परिष्करण हुआ और उसके बाद छायावाद युग में तो ऐसे तमाम रहस्यवादी कवि, गद्य लेखक और कहानीकार, नाटककार उत्पन्न हुए कि मानो गद्य जो है निरंतर अपने विकास की बुलंदियों को छूना आरंभ कर दिया। और आज भी तो तमाम ऐसे मूर्धन्य विद्वान हैं जो अपने गद्य के निबंधों के माध्यम से, यहाँ तक कि शीर्षक भी कुछ और दे दिया जाता है, लेकिन गद्य जो है, निबंध ऐसा सुगठित गद्य होता है, सुनियोजित रूप से निबद्ध होता है आजकल के भी लेखकों का कि पढ़ने को दिल गार्डन हो जाता है। आगे चलते हैं। छायावाद युग, इसकी समय सीमा 1920 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। यह काल भारतीय जीवन में संक्रमण का काल रहा है। हम बताते चलें फिर, क्योंकि कई बार दोहरा चुके हैं कि इसमें अंग्रेज़ों का शासन, कुशासन, विक्टोरिया का शासन, दुशासन, दमन चक्र निरंतर चलता रहता था। ऐसे में जनता त्राहि कर उठी थी और इन दार्शनिक महात्मा और विचारकों ने, फिलासफरों ने, लेखकों ने जो अपने कविता, गद्य और नाटकों के माध्यम से एक अलग अलग जगाई, उससे जनता तो प्रभावित हुई, पूरा विश्व भी प्रभावित हुआ। हर विश्व के कोने कोने में भारत की आज़ादी की पुकार उठने लगी। तब जाकर के ये अंग्रेज बाहर निकले। संक्षिप्त ही इतना है, आगे विवरण करना ज़्यादा प्रसंगानुकूल नहीं होगा। आते हैं तत्कालीन समस्या पर। तो उस समय भारतीय जनमानस पीड़ित था, हर तरह से पीड़ित था, दमन चक्र जारी था, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। जगह जगह संस्कृत पर भी, हमारी सभ्यता पर भी आक्षेप किया जा रहा था इन अंग्रेज़ों के द्वारा। ऐसे में एक दिव्य
नेता का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम बापू कहते हैं। बापू ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तमाम घटनाएं होती थीं। ज़रा सोचिए कि चारों तरफ से जनता घिरी हो, एक ही दरवाज़ा हो, उसमें जनरल डायर ने गोली चलवाने का जो हुक्म दे दिया बैसाखी के दिन पंजाब के जलियांवाला बाग में, वह कितना जघन्य अपराध था। ठीक है, ये अपराध ऐसा है कि जिसकी अपराध की श्रेणी में शायद ही गिनती न हो सके। यह सबसे चरमोत्कर्ष अपराध रहा। और आप लोगों को, नई पीढ़ी को, बड़े तो बहुत जानते हैं, हमारे अग्रज लोग, मित्रगण, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये जान ले कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ही पूरे विश्व को हिला दिया इस नरसंहार ने, कि उसी दिन से अंग्रेज़ों को वापस जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालांकि वह गिनती का अंतिम बिंदु थोड़ा देर में आया, लेकिन उल्टी गिनती तभी से शुरू हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर, चाहे वह क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हों, इन सभी लोगों ने इस नरसंहार का बदला लेने की ठान ली। और चाहे ये साहित्यकार हों, क्रांतिकारी साहित्यकार हों, सब लोगों ने अपनी अपनी लेखनी का, कुछ लोगों ने शस्त्र चलाया तो इन विद्वानों ने, कवियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, दार्शनिकों ने लेखनी के द्वारा वो जादू बिखेरा कि जनमानस ओतप्रोत हुआ और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए तत्पर हो गए। ये क्रांतियाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ना और जगह जगह जो तमाम दमन चक्र जारी रहा, ये सब से प्रभावित होकर के इन कवियों, लेखकों और गद्यों ने जो साहित्य रचा वह निश्चय ही नमन करने योग्य है। और एक बार पुनः इस कोटेशन को दोहराना चाहता हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर हम जिस किसी भी समय का, जिस किसी भी जाति का, जिस किसी भी देश के बारे में जानना चाहते हैं कब क्या हुआ, तो उस काल के साहित्य का अनुशीलन, अध्ययन करें तो हमें सब कुछ की जानकारी हो जाएगी। तो फिर यह छायावाद भला कैसे अछूता रहता। छायावाद के कवियों, लेखकों और गद्यों, निबंधकारों, नाटककारों ने इस क्रांति के दौर में जो कुछ लिखा वह नौजवानों के लिए प्रेरणा ही साबित हुआ। चाहे वह क्रांतिकारी हों, चाहे सिपाही हों, चाहे यहाँ तक कि नवाब लोग हों, सबको यह प्रेरित किया। आइए चलते हैं। इसका प्रभाव गद्य साहित्य पर भी पड़ा और गद्य में भी ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची बातें लिखी जाने लगीं जो, हाँ, थोड़ा सा एक डर भी था कि कहीं अंग्रेज नाराज हो जाएं। ऐसे समय ही प्रेमचंद जी का भी उदय हुआ, जो अपने उपन्यासों के नाम पर, उपन्यासों और कहानियों के नाम पर अखंड सम्राट कहलाने लगे। कहानी सम्राट, जिनकी 300 साढ़े 300 कहानियाँ मानसरोवर नामक संग्रह में संग्रहित हैं। ये मानसरोवर भाग 8 भागों में चलता है। मानसरोवर 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में मोटी मोटी ये किताबें, इसमें सैकड़ों कहानियाँ लिखी गई हैं और सारी कहानियाँ तत्कालीन समाज का दर्पण है। साहित्य समाज में जो बुराइयां थीं, जो समस्याएं थीं, जो विडंबनाएं थीं, उन सब पर प्रेमचंद की लेखनी चली और साथ ही साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी चली। आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने एक उपन्यास लिख डाला, सोजे वतन, नवाब राय के नाम से। फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों में खलबली मच गई, जगह जगह इसकी प्रति जो है हाथों हाथ बिकने लगी और इसका प्रभाव पड़ने लगा। अंग्रेज डर गए, कांप गए कि ये कौन आ गया। अभी तक तो क्रांतिकारियों से ही हम लोगों को लोहा लेना था, ये लेखक कौन आ गए। फिर क्या हुआ, प्रेमचंद जी को जेल जाना पड़ा और उनकी ये प्रति इन चांडालों ने जला दिया, जो हमारे लिए अप्राप्य हो गई। क्या था उसमें, सोजे वतन में, शायद कहीं कहीं छिपे तौर मिलती भी है, लेकिन लोग उजागर करना नहीं चाहते क्योंकि उस पर बैन लगा दिया गया। और हमारी सरकार को चाहिए कि उस पर उसकी खोज कराई जाए और उसको पुनर्विमोचन कराया जाए। मेरा ये निवेदन है सरकार से। सोजे वतन नामक पुस्तक जला दी गई, प्रेमचंद जी को जेल हुई, छूटे तो नवाब राय से बदलकर, इनका वास्तविक नाम तो धनपत राय था, फिर इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ गए। ये आपको बताते चलें कि गोरखपुर में जो नॉर्मल स्कूल है वहीं पर ये डिप्टी बन कर के आए और वहाँ रहते हुए इन्होंने तमाम उपन्यास भी लिखा। मंगलसूत्र
और कुछ और उपन्यास वहाँ लिखे गए जो वहाँ की पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं, गोरखपुर की पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं। अगर पढ़ते हैं आप, समय से आपको अगर कहीं मिल जाता है तो आप देखें गोरखपुर के वातावरण को इन्होंने बखूबी चित्रण किया है। तो धन्य है वो गोरखपुर की धरती जहाँ पर प्रेमचंद जी का आगमन हुआ और वहाँ से उन्होंने अपना प्रशासकीय विद्यालय की प्रशासकीय पारी भी शुरुआत की और देश को अलग जगाने का भी शुरुआत किया। फिर क्या था, प्रेमचंद जी के नाम से जब वो लिखने लगे तो भी क्रांति आ गई। अंग्रेज तो समझ नहीं पाए, लेकिन फिर इन्होंने 12 उपन्यास लिखकर गबन, गोदान, करबला, रंगभूमि, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास लिख करके गद्य, छायावादी गद्य को अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। इनके उपन्यासों में भाई तत्कालीन समाज में इतना समाज जकड़ा हुआ था ऋण से कि कहते नहीं बनता। गोदान में, गोदान का जो हीरो है होरी, हीरो यानी नायक, वह होरी है और उसकी नायिका जो है वह धनिया है और उसका होरी और धनिया का पुत्र जो गोबर है। इन तीनों के इर्द गिर्द और एक आधुनिक सभ्यता की परिवेश में एक मालती नाम की नायिका है। इन्हीं चारों लोगों के बीच पूरा गोदान नामक उपन्यास चलता रहता है। होरी आजीवन इस हमारे हिंदू धर्म में है कि मरते समय से पहले अगर गोदान कर लिया जाए तो मोक्ष होता है, लेकिन उस बेचारे होरी ने अंतिम समय तक गोदान नहीं कर पाया। उसकी इच्छा ही इच्छा रह गई, क्योंकि गोदान में ये है कि अगर किसी का ऋण न हो तभी आप गोदान कर सकते हैं, या और भी तमाम उसमें बाध्यताएं थी। बेचारा गेहूं उधार लिया था, गेहूं के बदले में अपने साहूकार को, अपने सेठ साहूकार को, देनदार को हर साल रोजाना सूद देता था। लेकिन कई साल बीत गए, यहाँ तक कि गोबर भी काम करने लगा, फिर भी वो 1.25 सेर गेहूं उधार नहीं जा सका। उसकी उधारी नहीं चुकी और बेचारा अंत समय तक गोदान नहीं कर पाया। ऐसी ऐसी विडंबनाओं का प्रेमचंद जी ने जब तत्कालीन समाज के बारे में लेखनी उठाने लगे, परिवर्तन होने लगा, समाज में सुधार होने लगा और ऐसे ऐसे कई लेखक आए। और उसी के बाद इसी समय में ही एक और युगांतर उपस्थित हुआ, युग प्रवर्तक प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का आगमन भी छायावाद में, छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, छायावाद काव्य में भी। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा की रचनाओं को पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि अगर इनका गद्य देखिए तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़े गद्यकार हैं, ठीक है। और अगर कविता देखिए तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े कवि हैं। गद्य तो लिख ही नहीं पाए होंगे क्योंकि इनकी कविताएं बड़ी भावुक हैं। जो गद्य लिखते हैं तो गद्य में इनका विस्तार अलग हो जाता है। नाटक लिखते हैं तो शुद्ध रूप से मौलिक नाटक हो जाता है। प्रसाद जी के नाटक को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये नाटक सम्राट हैं और नाटक सम्राट की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। नाटकों में इनके कल्याणी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि लगभग कई नाटक लिखे गए। ध्रुवस्वामिनी भी तत्कालीन समाज का दर्पण है। उस काल में स्त्रियों की दशा थोड़ा अच्छी नहीं थी जिस काल का ये वर्णन है। स्त्रियों को वस्तु समझा जाता था, उपहार की वस्तु समझा जाता था। और ध्रुवस्वामिनी का नायक, सहनायक रामगुप्त अपनी ब्याहता पत्नी को संधि के रूप में किसी खलनायक को, जो उसके युद्ध, उसके किले के को चारों तरफ से घेर लिया है, उस सकराज को बखूबी दे देता है। लेकिन नहीं, ध्रुवस्वामिनी यह जान लेती है कि मैं नारी हूँ, नारी की अस्मिता, नारी को स्वयं अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा की रक्षा स्वयं हथियार उठाना पड़ेगा। ध्रुवस्वामिनी तैयार हो गई अपनी पूरी नारी जाति के सम्मान को बचाने के लिए। साथ ही साथ संयोग से रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाने लगे, उनका सहयोग मिला और सकराज को, जिसके हाथ में रामगुप्त ने अपनी ब्याहता पत्नी को उपहार स्वरूप भेज रहा था, सकराज मारा गया। ये सारा विवरण ध्रुवस्वामिनी नाटक में मिलेगा, जो विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं में पढ़ाया भी जाता है। जो छात्र इसका अध्ययन किए होंगे, जो पढ़े होंगे, वो तो बखूबी इसका जानेंगे आनंद और उद्देश्य। तो नाटक प्रसाद जी के जितने भी रहे वह सब ऐतिहासिक होते हुए भी प्रासंगिक रहे और विषयानुकूल भाषाओं का, शैलियों का, देश काल वातावरण का भरपूर ख्याल रखते हुए नाटक सम्राट प्रसाद जी ने नाटकों का योगदान दिया छायावादी गद्य साहित्य में।
ऐसे में ही तमाम और भी नाटक लिखे गए। हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण, विहीन, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, लक्ष्मीनारायण मिश्र का सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राम कुमार वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, पांडे वेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन आदि ऐसे नाटककार उपस्थित हुए जिन्होंने नाट्य विधा में युगांतर उपस्थित किया। इनके ये ऐसे मूर्धन्य लोग लेखक रहे कि इनके नाटकों पर थोड़ा सुधार करके तमाम पिक्चरें बन चुकी हैं। उपन्यास के क्षेत्र में पुनः मैं चर्चा करूंगा कि प्रेमचंद जी ने जो युगांतर उपस्थित किया वह सर्वथा वंदनीय है। प्रेमचंद सदैव सबके दिलों में रहेंगे, चाहे वह कहानी के रूप में हो चाहे उपन्यास। कहानी में बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, हाय हाय, दो बैलों की कथा सुनिए तो ऐसा लगता है ये दोनों बैल हीरा और मोती, और वो बालिका जो रोज़ रोटी खिलाती है किसान की, ये तीनों ही ऐसे जीवंत पात्र हैं मानो पाठक और श्रोता को अंत तक इस कहानी को सुनने के लिए मजबूर कर देते हैं। प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन, उग्र जैसे ऐसे कहानीकार और नाटककार, उपन्यासकार रहे हैं कि एक बार इनकी रचना, गद्य को या किसी भी चीज़ को उठा लिया जाए तो जैसे दर्शक सिनेमा हॉल में तटस्थ रहता है, एक तरह से तन्मय हो जाता है, उसी तरह से जब तक इनकी कहानियों का, इनके उपन्यासों का पाठक अथवा श्रोता अंत नहीं कर लेता है वो चैन नहीं लेता है। ठीक है, ऐसी विशेषता रही है गद्य काल की, जिसमें छायावाद के गद्य काल की। गद्य इसमें पूरी तरह से प्रतिष्ठित, विकसित और प्रौढ़ हुआ। निश्चय ही यह गद्य काल का उत्थान काल, स्वर्ण काल है। उसके बाद फिर तमाम ऐसी कहानियाँ आईं जो मानव विश्लेषण, मनोवैज्ञानिकता के आधार पर उठाई गईं। ऐसे में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र अज्ञेय आदि मूर्धन्य विद्वानों का पदार्पण हो चुका था। प्रसाद व प्रेमचंद्र ने जैसे नाटक एवं कथा साहित्य का उद्धार किया, उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगमन से हिंदी निबंध का उद्धार हुआ। निबंध तो लिखे गए, उपन्यास, नाटक बहुत लिखे गए, लेकिन निबंध जो गद्य के काल के प्रारंभ में यानी भारतीय युग में, थोड़ा हम पुनरावृत्ति की ओर भी चलते रहते हैं, हमारी ये शैली है, आशा आप लोगों को पसंद आएगी। तो भारतीय युग में निबंध शुरू हुआ, द्विवेदी युग में पुष्ट और परिपुष्ट और व्याकरण सम्मत हुआ, और छायावाद युग में आते आते, इन गद्यकारों के सान्निध्य में आते आते गद्य पूरी तरह से अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। रामचंद्र शुक्ल का आगमन मानो ऐसा हुआ जैसे गद्य पूरी तरह से विकसित हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न शैलियों को अपनाकर कई तरह के निबंध लिखे, और उन्हीं की शैली को, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तमाम ऐसे निबंधकार भी हुए, जैसे शिवपूजन सहाय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बेचन शर्मा उग्र, वियोगी हरि, श्रीराम शर्मा, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि ऐसे निबंधकार हुए। तथा साथ ही साथ इन लोगों ने अपने निबंधों, गद्यों के माध्यम से पूरे भारतीय साहित्य को तो प्रभावित किया ही, साथ हिंदी साहित्य शब्दकोश और हिंदी की समृद्धि भी किया। हिंदी अपने प्रौढ़ चाल से चलने लगी, जो भारतपुर फिर पुनरावृत्ति की ओर चलते हैं कि बाबू भारतेंद्र जी ने कहा था ना कि हिंदी नई चाल में ढली तो, और गद्य काल तक आते आते, छायावाद युग तक आते आते पूरी तरह से दौड़ लगाने लगी। ये गद्य शैली विकसित हुई और खड़ी बोली हिंदी पूरी तरह से जनमानस पर छाने लगी। ऐसा नहीं है कि अन्य भाषाओं का पिछड़ापन हुआ, सारी भाषाएं, सारी अन्य हिंदियाँ जैसे अवधी, ब्रजी, बुंदेलखंडी, सब में साहित्य रचे जा रहे हैं, लेकिन खड़ी बोली हिंदी तो ऐसा एक पदार्पण हुआ जिसमें नए नए गद्य लेखक जो अपनी शैली को, अपने विचारों को कविता में, नाटक में, उपन्यास में पिरो नहीं सकते थे, उन सबों ने निबंध लिखना आरंभ कर लिया। यानी सबको निर्द्वंद भाव से, निडर भाव से उत्साहित किया इस निबंध ने कि आप भी कुछ लिखिए, विषय चाहे कुछ भी हो। परिणाम क्या हुआ कि वियोगी हरि और श्रीराम शर्मा जैसे लोग जब क्या लिखूं लिखते हैं तो शीर्षक ही ऐसा डाल देते हैं कि मैं क्या लिखूं। लेकिन क्या लिखूं शीर्षक पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे लेखक किंकर्तव्य मूढ़ है, और प्रथम द्वितीय पैराग्राफ में तो लेखक किंकर्तव्य मूढ़ता का पता भी चलता है, लेकिन वो लेखक जब निबंध की शैली को, निबंध की व्याख्यात्मकता को जब अपने अन्य पैराग्राफ में, अनुच्छेदों में वर्णन करने लगता है तो वह निबंध मानो साक्षात निबंध की
पीढ़ी को निबंध के उच्चतम शिखर को पहुंचाने लगता है। और उन्होंने दो चार जो उदाहरण दिया है, जैसे शेक्सपियर जो है अपने नाटकों का जब शीर्षक नहीं दे पाता था तो अपने दोस्तों पर जो है वो इसका भार छोड़ देता था कि भाई हमने नाटक लिख दिया, आप इसका जैसा उत्तर चाहें, जैसा शीर्षक चाहें, एज यू लाइक इट। और इसी एज यू लाइक इट पर एक शेक्सपियर ने नाटक भी लिख डाला इसी शीर्षक पर। उसी को अपनाते हुए, शैली को अपनाते हुए श्री राम शर्मा ने भी जो क्या लिखूं लिखा है उसमें लिखा है कि आप जो समझें वो इस नाटक का, इस कहानी का, इस उद्देश्य का, इस निबंध का शीर्षक दे डाला। हमारे कहने का मतलब ये है कि निबंध जब प्रौढ़ हो गया तो नए नए लेखक भी अपने विचारों को निबंध शैली में प्रकट करने में संकोच छोड़ दिए और निर्द्वंद होकर लिखने लगे। क्योंकि काव्य में तमाम छंद, शास्त्र, अलंकार, रस आदि और गांभीर्यता का बंधन था। उपन्यास में इतिवृत्तात्मकता का बंधन था, नाटक में भी इतिवृत्तात्मकता का बंधन था, लेकिन निबंध में ये सारे बंधन तोड़कर सिर्फ आपके विचारों की प्रधानता थी। आप अपने विचारों को नियोजित रूप से निबंधित करके निबंध लिखते जाएं, वही सच्चा निबंध है। ये निबंध की परिभाषा भी है। ऐसे में गद्य काल का ये जो चरमोत्कर्ष काल था, छायावाद युग, काव्य के में ही नहीं गद्य लेखन में भी, चाहे वो कोई भी शैली हो, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज का भी इस युग में प्रारंभ हो गया। रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी की तो तमाम झड़ियाँ ही लग गईं। गद्य कहने का तात्पर्य है कि इस काल में पूरी तरह से समृद्ध हुआ। इतिहास लेखन का भी प्रारंभ इसी युग में हो गया। मिश्र बंधु श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी आदि जैसे 3 भाई थे। इन लोगों ने भी मानो इन निबंधों को, इन सारी विधाओं को देखकर हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिखने की साहस कर डाला। ऐसे में तमाम इतिहासकार भी हुए, स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन आदि जैसे लोग इतिहास लिख करके गद्य को और भी समृद्ध किया। निश्चय ही हम समाहार करना चाहते हैं। आशा है आप लोगों को गद्य के, छायावादी गद्य युग के बारे में काफ़ी कुछ संज्ञान मिला होगा। हम वस्तुतः कहते हैं कि छायावादी युगीन गद्य अपने चरमोत्कर्ष काल पर रहा। इन विद्वानों, कवियों, नाटककारों, उपन्यासकारों को पाकर धन्य हो गया यह युद्ध। और हमारी भारती अपने वरद पुत्रों को, सरस्वती माता भी अपने वरद पुत्रों को देकर वह भी धन्य हुई कि हमने जिन पुत्रों को पैदा किया वे हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिए, पुरस्कृत किए और विभिन्न पुरस्कार भी इस युग में मिलने लगे सबको। ये रहा छायावाद युग। अब अगली कड़ी में हम अगला युग चलाएंगे जो छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई मूर्धन्य विद्वान भी आए हैं। उनके बारे में चर्चा अगले कड़ी में। धन्यवाद। पुनः निवेदन है और ममता भी है, आपसे आकर्षण भी है कि आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।